हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल डाउट एक्सपर्ट पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हमारा जो यूपी टेट 2026 में जनवरी में होने वाला है, उसके लिए हमने अपनी एक PYQs की सीरीज शुरू करी हुई है, जिसमें हमने 2017-18 के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और 2019 का ये एग्ज़ाम पेपर है जिसका हम CTP, मैथ्स और जो हमारी दोनों लैंग्वेजेस है हिंदी और इंग्लिश, वो कवर कर चुके हैं। अब हमारा लास्ट पार्ट बचता है एनवायरमेंटल स्टडीज़। जो लोग जुड़े हुए हैं चैनल से उन सभी को पता है, जो नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड तक ज़रूर देखिए, जिससे आपको सारा जो भी क्वेश्चंस है वो रिवाइज हो जाए और पता लग जाए, एक आइडिया लग जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, जो भी नए हैं वो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए वीडियो। चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें रहेगा, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन इंडिया अवेलेबल इन। देखो 2019 का एक क्वेश्चन पेपर है, उसके अकॉर्डिंग हमारी पंचायती राज संस्थाओं में जो हमारी वुमेंस के लिए रिजर्व थी सीट्स। ओके, अभी शायद नेक्स्ट इलेक्शन में आपके लोकसभा और विधानसभा में भी ये इम्प्लीमेंट हो जाए, जिसके बारे में बात ऑलरेडी हो चुकी है। सो मे बी शायद नेक्स्ट सेंसस के बाद। ओके, बट अभी जब 2019 में पूछा गया था तब आपकी पंचायती राज संस्थाओं में सीट्स रिजर्व थी, और सीट्स कितनी रिजर्व थी? 1/3 बोला था कि जो टोटल सीट्स है, टोटल सीट से 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फिर 122, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र चाहिए? देखो, जब कोई राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, तो उसके लिए दो चीज़ें बहुत ही मैंडेटरी है। एक तो वो हमारे सिटीज़न होना चाहिए ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक, साथ में 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 35 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 और सूची 2 को हमें मैच करना है। इधर आपका भारतीय संघ, राज्य, देखो राज्य बहुत क्लियर हो रहा है, राज्यपाल, नगर निगम का हमें पता है मेयर हो जाएगा, ग्राम पंचायत का सरपंच, और भारतीय संघ के तो हमें पता ही है प्रधानमंत्री। ओके, इंडियन यूनियन प्राइम मिनिस्टर, स्टेट के गवर्नर, विलेज पंचायत के सरपंच और कॉर्पोरेशन के मेयर। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऑप्शन चेक कर सकते हो कौन से हो जाएंगे। देखो, ए को आपने ए से कनेक्ट किया है, बी टू सी, और फिर सी टू डी और बी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2 करेक्ट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? व्हेन एंड वेयर आर्टिकल 356 वाज यूज्ड फर्स्ट। देखो 356 आर्टिकल लाइक कहाँ पे यूज़ हुआ था, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आर्टिकल 356 में क्या है। जिस तरह से कभी ऐसा होता है कि कभी जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो राज्य सरकार होती है, उसको लाइक काइंड ऑफ बर्खास्त करने के लिए, कैंसिल करने के लिए हमारा एक राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। क्या होता है? राष्ट्रपति शासन। तो 356 में हमारी बात करी गई है राष्ट्रपति शासन की। ओके, और ये सबसे पहले यूज़ हुआ था आपका केरल 1959 में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? अगर हम बात करें नगर निगम की, तो वो कौन सा कर लगा सकते हैं? गृह कर, ये जो आपका हाउस टैक्स होता है वो लगाया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर वो मनोरंजन कर, एंटरटेनमेंट टैक्स भी लगा सकते हैं, चुंगी कर भी लगा सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूर्व किस अधिवास में शामिल? हैमलेट इज एसोसिएटेड विद विच सेटलमेंट? अपखंडित रेखीय ग्रामीण नगरी, यानी कि फ्रेगमेंटेड, लीनियर, रूरल या फिर अर्बन। तो जो हमारा पूर्वा होता है वो किससे रिलेटेड होता है? हमारा ग्रामीण यानी कि रूरल से। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट है आपका कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? देखो ज्वालामुखी पर्वत इट मीन्स वोल्केनो माउंटेन। तो अरावली, एप्लेशियन, यूराल या फिर किलिमंजारो। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा किलिमंजारो, जो आपका तंजानिया में है। ओके, और ये क्या है? आपका इनएक्टिव वोल्केनो है, इनएक्टिव वोल्केनो। और ये जो आपका पर्वत हो जाएगा, इसकी अप्रॉक्स जो हाइट है वो आपको मिल जाती है 5882 मीटर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलिफेंटा द्वीप इज लोकेटेड, या कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका मुंबई कोस्ट, मुंबई तट पर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट 129, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। मानसून फोरेट्स आर फाइंड वेयर
द रेनफॉल इज़, रेनफॉल बतानी है कि जो हमारे ये मानसून फॉरेस्ट होते हैं, जो मानसूनी वन होते हैं, उनके लिए कितनी रेनफॉल चाहिए, सेंटीमीटर्स में पता करते हैं। तो उसके लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा 70 to 200 सेंटीमीटर, दैट इज़ द ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। उसके बाद मानसूनी वन को जो हम हैं वो उष्ण कटिबंधीय भी बोल देते हैं। ओके, अगर आप मानसूनी वन से नहीं पता होगा तो उष्ण कटिबंधीय जो आपके होते हैं वन, वो इसी को बोलते हैं। और इनके लिए आपके आ जाता है 70 to 200 सेंटीमीटर की आपको रेनफॉल चाहिए होती है। इसके लिए अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इन वन में किस तरह के, जैसे साल के पेड़ होते हैं, सागौन होता है, और भी चंदन, पीपल, बहुत सारे ऐसे जो प्लांट्स आते हैं वो आते हैं। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है। तो जो आपका कार्बी एंगलोंग प्लेटू है वो किसका एक्सटेंशन है? वो आपका एक्सटेंशन है प्रायद्वीपीय पठार का। ओके, सो कहाँ पे आपको उत्तर पूर्वी राज्यों में मिल जाएगा? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आपको जो पेनिनसुलर प्लेटू का एक्सटेंशन है आपका कार्बी एंगलोंग, वो मिल जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एन सेसाइल यूपिलेक्टिला, काइटेन, लीच या इक्नस। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका फर्स्ट करेक्ट यूपिलेक्टिला। और ये जो आपका पेरिफेरस अंग का ये एनिमल आपका मिलता है। उसके बाद अगर इसके बारे में और बात करें तो इसको वीनस की टोकरी भी बोल देते हैं, जो आपका यूपिलेक्टिला है। तो इसे जो अचल जीव है, अचल जीव मतलब ये चल नहीं पाते, तो ये क्या करते हैं, कोई भी लाइक एक ऐसी चीज़ ढूंढ लेते हैं जो लाइक बहुत ज़्यादा यू कह सकते हो कि स्थिर है, और उस पर चिपक कर रहते हैं क्योंकि वो खुद नहीं चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 132। प्रोटीन के प्रोटीन अणुओं की इकाई है, यूनिट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब देखो, प्रोटीन की जो यूनिट होती है, लाइक किस चीज़ से मिलकर हमारे प्रोटीन बनते हैं, वो होता है हमारा अमीनो अम्ल, दैट इज़ अमीनो एसिड्स। तो हर एक प्रोटीन में लाइक एटलीस्ट आप कह सकते हो कि 20 अमीनो अम्ल जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो मिल जाते हैं। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। ओके, तो चलिए बस आपको याद रखना है कि जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल का जो यूनिट होती है वो होती है हमारी अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? विच ऑर्गन इज अब्सेंट इन द प्लांट सेल। देखो, प्लांट सेल में कौन सा अब्सेंट होता है वो बताना है। और जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो है आपके सेल्यूलोज कोशिका भित्ति, लाइक सेल्यूलोज सेल वॉल, रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स, और लवक, प्लास्टिड्स, या फिर तारकाएं, सेंट्रोसोम। सो इसका ऑप्शन यही हो जाएगा सेंट्रोसोम, दैट इज द ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर। तो इनमें से जो सेंट्रोसोम होता है ये आपका पाया जाता है एनिमल सेल में। कहाँ पर? एनिमल सेल में, ना कि प्लांट सेल में। ओके, न्यूक्लियस के पास जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर आपको मिल जाता है सेंट्रोसोम। ये भी 2 तरह का होता है साइटोप्लाज्म। ओके, चलिए, सेंट्रल और सेंट्रोस्फेयर। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 पर। सो 134 क्या है आपका? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। ओके, विच लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। आंसर ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। अग्नाशय, पैनक्रियास, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रेनल ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, यकृत, लीवर। तो अब ये सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो लीवर है वो ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। ओके, लीवर का आप एक जो मेन इम्पोर्टेंट काम है वो ये भी याद रख सकते हो कि जो हमारा लीवर है वो ग्लूकोज को एज अ ग्लाइकोजन के रूप में क्या करता है, स्टोर करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 35। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है, स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश। अब हमसे ये नेशनल बर्ड नहीं पूछा, हमसे पूछा है स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उसके लिए आपका आंसर क्या हो जाता है? सारस क्रेन, दैट इज़ द ऑप्शन नंबर 1। ओके, इसी के साथ आप कुछ और भी याद कर सकते हो। यहाँ पे हमने बात करी है बर्ड की। अगर हम बात करेंगे पशु की तो वो कौन सा होता है? पशु होता है आपका बारहसिंगा। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि जब ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद पक्षी आपको बता ही दिया, सारस क्रेन है। उसके बाद अगर वृक्ष की बात करें तो आपका अशोक वृक्ष आ जाता है। और अगर पुष्प की बात करें तो पुष्प आपका पलाश है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय फूल है वो कौन सा है, या फिर राष्ट्रीय पुष्प है वो कौन सा आता है? पलाश का फूल। ओके,
चलिए उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स रेनडियर आर फाउंड? ऑप्शंस आर टुंड्रा प्रदेश, मानसून, गर्म मरुस्थल या फिर टैगा। तो रेनडियर आपका पाया जाता है टुंड्रा प्रदेश में, जो आपका टुंड्रा जगह है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो आने जाने के लिए या फिर जो अपना लाइक जो भी उनका काम होता है उस चीज़ में जो उनके या आप कह सकते हो चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के लिए, इधर से उधर लेके जाने के लिए वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं? रेनडियर का। अगर वहाँ पे ठंड होती है तो रेनडियर की खाल पहन लेते हैं, या फिर अगर खाने के लिए भी वो रेनडियर के जो मांस वगैरह होता है उसका यूज़ करते हैं। ओके चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 137। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? फिर से आप फोकस करोगे, नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेम्परेचर ग्रासलैंड? आपको दिया हुआ है पम्पास, डाउन्स, कम्पास या फिर प्रेरीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कम्पास, जो या ठीक है कम्पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये आप बोल सकते हो ब्राज़ील में। ठीक है, ये एक टेम्परेचर ग्रासलैंड है, शीतोष्ण घास प्रदेश है। इसके अलावा जो हमारे शीतोष्ण में आते हैं वो सवाना और लानोस भी आ जाते हैं, जो यहाँ ऑप्शन में नहीं है। और ये जो हमारे पम्पास, डाउन्स और प्रेरीज हैं ये हमारे क्या हैं? ये हमारे हैं आपके शीतोष्ण कटिबंधीय जो होते हैं, क्योंकि ये हमारे को बताना था शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, तो ये हमारा उष्ण कटिबंधीय जो कंपास है वो क्या है? एक उष्ण कटिबंधीय है। ओके, हमें बताना था ना नहीं है। चलिए उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 पे। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन साइज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बताना है तो ऑब्वियसली अपना एशिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सो यहाँ पे जनसंख्या के आधार पर पूछा गया था। अगर हम ये अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये जो पूरे हमारे अर्थ है, टोटल अर्थ का एटलीस्ट अप्रोक्स 1/3 पार्ट कवर करता है अपना एशिया। ओके, और अगर बात आ जाए कि ये कौन से गोलार्ध में है तो वो आपको पता है, ये आपका आ जाता है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है आपका एशिया, राइट। और एशिया के साइड में जो आपका यूरोप आ जाएगा। तो ये किस चीज़, अगर बात करें कि यूरोप और एशिया को क्या अलग करता है तो वो आ जाता है आपका यूराल पर्वत, उन दोनों को अलग करता है। कुछ एरिया ऐसा है जो यूरोप और एशिया वाला जो कॉमन पार्ट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम यूरेशिया। क्लियर। उसके बाद आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? ओके, वेयर डज द थारू ट्राइब लिव इन इंडिया? अगर यहाँ पे बात करी तो जो थारू जनजाति है आपकी वो आ जाती है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भी, राइट। इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट हो जाएगा। उसके साथ कुछ आ जाती है आपकी उत्तराखंड में। तो 2 ऑप्शंस आपके इसके करेक्ट हो रहे हैं। थार डेजर्ट में नहीं है, झारखंड में नहीं है। ओके, तो इसके 2 आंसर इसलिए हैं क्योंकि जब इसकी आंसर की आई थी तो इसका सेकंड और थर्ड ऑप्शन दोनों ही उन्होंने करेक्ट बता दिए थे। तो इसके लिए जो भी जिसने करेक्ट किया था वो करेक्ट था। ओके, इस थारू जनजाति के बारे में एक चीज़ और है कि जो ये दिवाली मनाते हैं वो खुशी नहीं, एक शोक के पर्व के रूप में दिवाली को मनाते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भिलाई इस्पात संयंत्र है, भिलाई स्टेट प्लांट इज सिचुएटेड इन। कौन से स्टेट में आ जाता है आपका? ये आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा इसके रेस्ट ऑप्शंस थे। तो भिलाई इस्पात ये संयंत्र कहाँ पर है? ये है आपका छत्तीसगढ़ में। ओके, चलिए फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसार की सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है। द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड ऑल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। तो कौन सा हो जाएगा? अकॉर्निया क्रॉसिपस। ओके, ऑप्शन नंबर 2 जिसको आप जलकुंभी भी बोल देते हैं। तो ये करता क्या है कि एक तो ये रुके हुए जल में होता है, जो आपका ये जलकुंभी है कैसे होता है? रुके हुए जल में। उसके बाद ये पानी से पूरी ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिसके अंदर जो उसमें एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, फिशेस वगैरह होती है, उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाती है। ओके, तो इसी वजह से इसको क्या बोला गया। और ये आया भी सबसे पहले बंगाल में था तो इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। तो ऐसा भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि टेरर ऑफ बंगाल क्या है, तो वो आपका आ जाएगा जलकुंभी। ओके, अकॉर्निया क्रॉसिपस। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। द अबायोटिक प्रॉपर्टी ऑफ वायरसेस।
पूछ रहा है कि वायरस को हम क्या बोलते हैं कि वो अजैविक है, एबायोटिक है, तो उसका रीज़न क्या है वो पूछा है इन्होंने। पहला है इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती, यह प्रजनन नहीं कर सकता, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसके क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा कि इट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, इसलिए इसको हम एबायोटिक बोलते हैं। तो जो हमारे वायरस होते हैं, वायरस को हम क्या बोलते हैं, कड़ी बोलते हैं, जैविक और अजैविक के बीच में कड़ी बोलते हैं, जैविक और अजैविक, क्योंकि इसमें क्या होता है जैविक और अजैविक दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बोला था कि वायरस के अजैविक होने का लक्षण हो जाता है क्योंकि इसे क्रिस्टल के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं एज अ निर्जीव, एज अ नॉन लिविंग, बट उसमें लक्षण आपके जैविक के भी होते हैं, इसलिए वायरस को कड़ी बोला जाता है जैविक और अजैविक की। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करते हैं, प्लांट हार्मोन दैट हेल्प इन राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। ओके, जो फल होते हैं उनको पकाने में कौन सा यूज़ होता है, यहाँ पर आपका जो पादप हार्मोन आ जाएगा वो आ जाएगा इथाइलिन, दैट इज़ द ऑप्शन नंबर 4। ओके, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है, फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड इन सोयल इज, कौन सा हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका क्लॉस्ट्रिडियम, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका करेक्ट। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 145, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है, विच टाइप ऑफ डीएनए इज कॉमनली फाउंड इनसाइड द सेल। अगर हम कॉमनली फाउंड की बात करें तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, डीएनए जो होता है वो आपका सामान्य रूप से कोशिका में पाया जाता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 146, सन 1853 में भारत की पहली ट्रेन चली थी। 1953 इंडियाज़ फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन्स बिटवीन, सबको पता है ऑप्शन नंबर 1 मुंबई से पुणे के बीच, जो कि उस टाइम वो बॉम्बे था और 1853 में चली थी और अप्रॉक्स 34 किलोमीटर के लिए आपकी 34 किलोमीटर के लिए चली थी। ओके, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है, तो ये आपका आयोजित होता है सोनपुर में, ये बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है सोनपुर जहाँ पर आपका पशु मेला आयोजित किया जाता है। ये एशिया का सबसे बड़ा है और लगता कब है, ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है जो आपका अप्रॉक्स पड़ता है नवंबर या फिर दिसंबर में। ओके, चलिए ये हो जाएगा, और इस तरह का मेला कोई शायद ही लगता है इतना बड़ा जितना ये सोनपुर में लगता है आपका पशु मेला। ओके, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कब हुई थी, ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1961 में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3 करेक्ट। ओके, तो राष्ट्रीय एकता परिषद क्या करती है, जो भी हमारे कंट्री में जितने भी आपके जातिवाद, क्षेत्रवाद जैसी जो भी प्रॉब्लम्स है तो उनको लेकर, उनको दूर करने के लिए या फिर जो भी उनको लेके जो बातें होती है वो आपकी राष्ट्रीय एकता परिषद करती है। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 पर, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी आपका किस में आ जाता है, आपका आर्टिकल नंबर 14 to 18, ये सबसे पहला आ जाएगा आपका 14 to 18। फिर जो हमारा समानता या फिर समता का अधिकार है वही इसको बोलते हैं। स्वतंत्रता का जो राइट टू फ्रीडम है वो आपका आ जाता है 19 to 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार वो आ जाता है आपका 23 to 24। उसके बाद अगर 25 to 28 तो वो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, चलिए उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन, किस देश में लचीला संविधान लागू है, विच कंट्री हैज़ अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके लिए आपका ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ द यूनाइटेड किंगडम। अब वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत फ्लेक्सिबल बोलते हैं, लाइक अगर आपको कोई लॉ लेके आना है या फिर कोई अमेंडमेंट करना है आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से जिस तरह से आपका एक नॉर्मल लॉ बनाना होता है, कानून बनाना होता है, उसी प्रक्रिया से, उसी प्रोसेस से आपका अमेंडमेंट भी हो जाता है। ओके, तो और अगर हम भारत की बात करें कभी आ जाए तो भारत का जो संविधान है वो लचीला भी है और कठोर भी है, दोनों है। ओके, तो चलिए फिर इसी के साथ आपकी जो ईवीएस का पार्ट है वो ख़त्म हो गया। 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपके हो गई। एक बार सभी देख लेना, चैनल पर सब पड़े हुए हैं। और अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए या फिर जो भी आपकी पीडीएफ्स रहेंगी सारी क्लासेस की, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको कमेंट में पिन किया हुआ है या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी PDF मिल सकें। जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक इट ऑल्सो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2020 के एग्ज़ाम पेपर्स को लेके। टिल देन बाय, टेक केयर।